नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बस्ती के बाद गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। पद अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पद अधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती के बाद गोरखपुर में पहुंचे। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। पद अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पद अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। कार्यक्रम में पद अधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली है। गोरखपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ दिलाई। बस्ती के बाद गोरखपुर में पहुंचे सीएम योगी। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। पद अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पद अधिकारियों को शपथ दिलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कार्यकारिणी सदस्यों ने भी शपथ ली। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया और क्या कहा सुनवा देते। लोग ये बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, तो महर्षि महेश योगी जी ने हॉलैंड में राम के नाम पर सिक्का चालू कर दिया था। यानी भारत से बहुत दूर हॉलैंड में उन्होंने भगवान राम के नाम पे ही करेंसी जारी कर दी। यानी एक ऐसी परंपरा, अगर आप हिंदी साहित्य में जाएंगे, उपन्यास की विशिष्ट से जो भारत की उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद इसी गोरखपुर की धरती पर उन्होंने अपना उपन्यास यहां रचने का काम किया था। कौन से ऐसा क्षेत्र है, एक लंबी फेरस्त है। मैं जब अंदर इंटर कर रहा था तो मैं देख रहा था उन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे। और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा, उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। उनके इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। याद रखना, अपने पुरुषों के गौरव से ही वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करती है। शालीनता और सज्जनता किसी भी व्यक्ति के अपने गुण हैं, अपने संस्कार हैं, लेकिन उस शालीनता और सज्जनता में भी राष्ट्र प्रेम और क्रांति के ज्वार छुपे हुए हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिखाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने भी दिखाया था, स्वामी विवेकानंद ने भी दिखाया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, और मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने भी। यानी कोई ऐसा दौर नहीं जब इस समाज ने देश के लिए बहुत कुछ न किया हो, बहुत कुछ योगदान न किया हो। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में कई तरह के काम कर रही है, जिसमें शिक्षण संस्थानों को खोला जाना सरकार की नीति का एक अहम हिस्सा है। इसी को लेकर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर का उद्घाटन किया और सरस्वती विद्या मंदिर का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, जानिए रिपोर्ट में। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर है। यहां पर बसहवा गांव में सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एक भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास आयोजित किया गया।
नया विद्यालय भवन बस्ती के शैक्षिक विकास में एक अहम कदम है और ये छात्रों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध सर्वांगीण नागरिकों के निर्माण के इस मिशन की निरंतरता का प्रतीक है। ये समारोह केवल आधारशिला रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे भावी नेताओं को विकसित करने के बारे में है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास और वैश्विक कल्याण में योगदान देंगे। लेकिन बिना सरकार की सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक ये वे संस्थान हैं जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कौन सरकार रहे कौन न रहे, पाठ्यक्रम सरकारें क्या दे रही है इसकी परवाह किए बगैर बच्चों के अंदर भारत और भारतीयता के प्रति एक नागरिक के रूप में उन कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, भारत को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहा है। और यही कारण है कि सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज को नेतृत्व भी दे रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और समाज को एक नई गति देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिखाई दे रहे हैं। विद्या भारत के एक प्रकल्प का भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम भाग्य के भरोसे छोड़े हुए हैं, जिसे बीमारू कहा जाता था। आज वही उत्तर प्रदेश विकास का इंजन बन गया है। आज से 400 वर्ष पहले भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा। आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना क्या? याद रखना, जब हम बिना किसी प्लानिंग के कोई कार्य करते हैं तो हम लोग चूक जाते हैं। कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी प्रबंधन होता है, कोई भी सरकार होती है, कोई भी कारपोरेट घराना होता है, वह सबसे पहले वर्ष भर की अपनी प्लानिंग करता है। वर्ष भर की प्लानिंग के बाद फिर आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करता है। लघु अवधि के क्या होंगे, मध्यम अवधि के क्या होंगे, दीर्घ अवधि के क्या होंगे। ये प्लानिंग इसलिए, इस प्लानिंग के माध्यम से हम आगे के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जिन्हें प्राप्त करके हम स्वयं तो सशक्त होंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी को या अपने प्रतिष्ठान को, अपने संस्थान को समर्थ भी बना पाएंगे। और उस दिशा में एक प्रयास होता है। आप देखते होंगे सरकार हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती है, हर वर्ष बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन सरकार के बजट में एक विजन होता है। विजन क्या होता है? सरकार के बजट का विजन होता है हमें एक वर्ष के लिए तो कार्यक्रम बनाने ही होते हैं, एक वर्ष के बाद 5 वर्ष के लिए क्या,
आगामी 10 वर्ष के लिए क्या, आगामी 25 वर्ष की क्या योजना इस बजट में होगी, यह भी उसके साथ तय करना होता है। और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 25 वर्ष की एक रूपरेखा 2022 में तय की थी। बता दें कि यहाँ पर पढ़ने वाले साथ ही संस्कृति और मूल्यों पर आधारित शिक्षा भी मिलेगी। सरस्वती विद्या मंदिर अपनी उत्कृष्ट शैक्षिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से पढ़कर छात्र छात्राएं देश के अग्रणी संस्थानों तक पहुँचते हैं और नेशन बिल्डिंग में एक अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। नेपाल में बीते दिनों इंटरनेट सेवाएं और सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद नेपाल में 2 दिनों से प्रदर्शन जारी था। जेन-ज़ी का ये प्रदर्शन इतना उग्र रहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। तो वहीं भारत में भी इस प्रदर्शन के बाद बलरामपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। यहाँ पर क्या है प्रशासन और स्थानीय लोगों का कहना, देखें। 2 दिनों तक चले भयंकर विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार पड़ोसी मुल्क नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन प्रदर्शन के दूसरे दिन जेन-ज़ी का ये प्रदर्शन हो गया। मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति निजी आवास और नेपाली संसद को भी आग के हवाले कर दिया गया। सवाल है कि जब सरकार बैकफुट पर है, पूरी संसद भंग हो गई है, तो वही अब भारत में भी इसके बाद सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। नेपाल में इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। इसको लेकर बॉर्डर से सटे इलाकों में लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके कई रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं और उनका अब उनसे बात करना आसान होगा। मोबाइल पर प्रतिबंध लगने की वजह से हम लोगों को बात करने में, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी और सिस्टर की शादी हुई है नेपाल में, तो जब प्रतिबंध होगा तो बात करने में बहुत परेशानी होती है। अब प्रतिबंध हट जाने से हम लोगों को बहुत खुशी, क्योंकि हाल चाल वगैरह अपने रिश्तेदारों का बड़ी आसानी से मिल जाए। नेपाल के बॉर्डर पे है, यही बलरामपुर जरवा के पास। ये नेट की सेवा बंद हो जाने से नेपाल में हम लोगों की जो बातचीत थी, हमारी जो रिश्तेदारियां आना जाना है, रोटी और रोजी का जो सवाल है हमारे लोगों के, उस सब पे बड़ा प्रभाव पड़ा था। नेपाल में इसका काफ़ी आंदोलन हुआ था। अब नेपाल सरकार ने ये सेवाएं जो बहाल कर दिया है नेट की, इससे हम लोगों की जो दिक्कतें थी, जो हमारी परेशानियां थी, एक लोगों से बात नहीं कर पाते थे, हमारे रोजी और रोटी पर इसका प्रभाव था, रिश्तेदारियों वगैरह भी प्रभाव था, ये सब बहाल हो गया। इसका मैं स्वागत करता हूँ। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बलरामपुर की करीब 85 किलोमीटर सीमा नेपाल के साथ लगती है, जिस पर सुरक्षा पुख्ता है। कल जनपद बलरामपुर में नेपाल में हो रहे उत्पन्न हुए कंडीशन के परिप्रेक्ष्य में जनपद बलरामपुर की पुलिस सतर्क है और हम लोग जनपद बलरामपुर की जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच करती है, इसकी दूरी लगभग 85 किलोमीटर के आसपास है। इसमें कुल 5 थाने लगते हैं और हम लोगों ने वहाँ पे अपनी सतर्क दृष्टि बढ़ा दी है। इसमें 22 एसएसबी की चौकियाँ हैं। यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है और पुलिस बल एसएसबी के लोगों के साथ मिलकर लगातार गश्त कर रही है और आसपास नजर रख रही है। हम लोग 5 थाना क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो अदर एजेंसीज नेपाल बॉर्डर पे काम कर रही है, सबके साथ समन्वय बनाकर हम लोग अभी सतर्क दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। आसपास रहे लोगों की निगरानी भी ऑपरेशन कवच के माध्यम से लगातार पुलिस कर रही है और अभी समय ऑपरेशन कवच के अंतर्गत भी जो ग्राम सुरक्षा समिति बनाई गई है, उनके माध्यम से इंफॉर्मेशन पास किया गया है और उनको भी सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए बताया गया है और सभी एक्टिव स्टेट में हैं। हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और हम लोग जो एक्स्ट्रा पुलिस बल और पीएसी बल लगाया गया है और ड्रोन के मामले से पूरे बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं एसएसबी के साथ मिलकर। आपको बता दें कि ओली सरकार में नेपाली कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में थी, लेकिन पूरी कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे को एहतियातन बंद करते हुए सेना को सौंप दिया गया। नेपाल के आर्मी चीफ ने पूरे मामले में सख्त होते हुए कहा कि पीएम ओली के इस्तीफे के बाद ही
माहौल शांत हो सकता है। लिहाजा प्रधानमंत्री केपी ओली जल्द से जल्द पद से इस्तीफा दे। हिंसा को बढ़ता देख आखिरकार पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा कि नेपाल में चल रहे इस हिंसक आंदोलन का क्या परिणाम निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और मानसून सीजन में नदियों में उफान देखा जा रहा है, लेकिन इस बार ये उफान सामान्य से आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां रौद्र रूप में बह रही है। वहीं इन नदियों के तटीय इलाकों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। ज़लज़ले के इस दौर के बीच पर्यटन नगरी आगरा में हालात ठीक नहीं है। लगातार बढ़ रहे इस जल स्तर से क्या हालात है, देखें। गलियों में भरा पानी, मंदिरों में भरा पानी, घरों में समाया पानी। यमुना का रौद्र रूप। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन में अग्रणी आगरा की। यहाँ यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी इतना बढ़ गया है कि नदी की सीमा माने जाने वाले घाटों को पार कर अब ये पानी शहर के गलियारों तक पहुंच चुका है। रिहायशी इलाकों में लोगों को यमुना के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। घरों में लोगों का जहां एक और सामान खराब हो रहा है, तो वहीं कुछ लोग घर की छतों पर रात बिताने को मजबूर हैं। मंदिरों में पानी भर चुका है और इस पानी के बीचों बीच कई लोग पूजा अर्चना करते देखे जा रहे हैं। इस जल भराव से आगरा के कैलाश क्षेत्र में लगभग 15 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनके लिए दिन में 3 बार भोजन वितरित किया जा रहा है। ITI बालकेश्वर समेत 3-4 जगहों पर राहत केंद्र संचालित हैं, जहां 40 लोग पहुंच चुके हैं और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रशासन स्थिति को संभाल रहा है और लोगों से सहयोग करने और नदी के किनारे जाने से बचने की अपील की गई है। यमुना जी का स्तर 153.8 है सुबह का एंड कांस्टेंट है और मथुरा में गोकुल बैरेज पे कांस्टेंट और घटने का भी सूचना मिली है। तो ये अभी ये कांस्टेंट है, तो आने वाले समय में इसका घटना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कोई आज के टाइम पे खतरे की कोई नहीं है, मगर आज के टाइम पे जो तटवर्ती इलाका है ज़रूर 1 फीट पानी घुसा है। इन सबके लिए हमने 16 बाढ़ शरणालय बनाया गया है, जिसमें वो एक बड़ी बाढ़ शरणालय बल्केश्वर ITI में भी है, उसमें लोग हैं। तो इसके अतिरिक्त देहात में भी जहाँ मीरपुर कानपुर एरिया उधर भी बाढ़ शरणालय बना, उसमें भी लोग हैं। तो देहात एरिया में अभी कोई ऐसा गांव में पानी आया नहीं, खेत में पानी है। इसके अतिरिक्त खेत का नुकसान के संबंध में सारे जब पानी उतर जाएगा, एक इसका आकलन करके इसको जो फीडिंग करके हम इसको कॉम्पनसेशन दिलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी है कि सभी से मेरा अपील भी है कि नदी की तेज बहाव है, नदी को देखने में पुराने बिल्डिंग पे या नदी के बगल के जो बिल्डिंग है या पेड़ के ऊपर ना चढ़े, कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए सबसे अपील भी है। थैंक यू। कैलाश में यहाँ पे लगभग अभी आज की डेट में 15 परिवार प्रभावित हो चुके थे, जिसके लिए हम लोग 200 पैकेट पूरे टाइम 3 टाइम बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। और हमारे 3-4 जगह रिलीफ सेंटर्स भी कार्यरत हैं। ITI बल्केश्वर में भी 40 लोग आज पहुंचे हैं, वहाँ पे भी उनको खाना दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है और हमारा अनुरोध यही है कि लोग भी सहयोग करें और किनारे पे ना जाए नदी की, यही हमारी अपील है। पूरे जनपद की बात करें तो कितने कुछ परिवार को पहले मेहरा नारायणगंज में किए गए थे, 40 परिवार थे वो, लेकिन अब वो लोग अपने घरों में जा चुके हैं रिलेटिव्स के यहाँ। और यहाँ पर अभी कैलाश में जो 15 परिवार प्रभावित हैं, वो लोग अभी कहीं शिफ्ट नहीं हुए, रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं। शेल्टर होम्स हमारे वर्किंग है, ITI बल्केश्वर है और ये कॉलेज था चौधरी वीरी सिंह, वहाँ पर भी हम लोग होके आए हैं। तो अभी वहाँ कोई नहीं है, लेकिन ITI में लोग पहुँचे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आगरा के ही लक्ष्मी मंदिर के पास दीवार ढहने से कई लोग यमुना में बह गए। आगरा सिटी के DCP सोनम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती शाम करीब 6:30 बजे एक 4 दीवारी ढह गई, जिससे कुछ लोग पानी में गिर गए। पुलिस, प्रशासन और स्थानीय विधायक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।
स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की एक टीम को इलाके की जांच के लिए तैनात किया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि घटना के दौरान मौजूद कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। लगभग 6:30 बजे के आसपास हमें प्राप्त हुई कि बल्कियोशा के पीछे जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पर वो गिर गई है और कुछ लोग डूब गए। तो तत्काल पुलिस प्रशासन और विधायक जी भी यहाँ पहुँच गए, मेयर, नगर आयुक्त, सब लोग यहाँ आ गए और हम लोगों ने पूरा चेक किया है। इसमें स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया गया है, साथ में एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है। अभी तक कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं और जो लोग यहाँ पे छत गिरने के समय मौजूद थे वो लोग घर चले गए थे तत्काल और हल्की सी चोटें उन्हें आई हैं, उनको फर्स्ट एड वगैरह कराया जा चुका है। फिर भी हम लोग एहतियातन चेक कर रहे हैं और इस पूरे एरिया को हमने बैरिकेड कर दिया है ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे और ना आ पाए। इसमें पुलिस और नगर निगम दोनों तरफ बीच में हमने लगा दिए हैं यहाँ पे। और जनता से अपील मेरी यही है कि क्योंकि यमुना उफान पे है, ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं आने वाले कुछ दिनों में, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि यमुना ज़्यादा है, नॉर्मल के सिचुएशन से ज़्यादा हाइट पे बह रही है, ऐसी जगहों पर ना जाएं। सेल्फी खींचने या फोटो खींचने के चक्कर में ना रहें यहाँ पे, ताकि किसी भी और घटना को रोकें। वहीं आगरा के महाराजगंज क्षेत्र में पहले प्रभावित हुए परिवार अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, जबकि कैलाश क्षेत्र में प्रभावित परिवार अभी तक दूसरी जगह नहीं गए हैं और न ही लोगों ने राहत शिविरों में अभी पनाह ली है। लिहाजा प्रशासन उन्हें घर घर जाकर राहत सामग्री बांट रहा है और हर तरह से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। उम्मीद है कि पूर्वानुमान के हिसाब से बुधवार से यमुना का जलस्तर कम होना शुरू होगा और लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। ग्रेटर नोएडा में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की मौत की खबर देखने को मिली है। वहीं एक युवक को घायल अवस्था में अस्पताल भी ले जाया गया। पुलिस इस पूरी घटना की तफ्तीश में जुटी है। देखें। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी की यह घटना एक निजी कॉलेज में हुई है। गोलीबारी में एक छात्र की मौत हुई है। दरअसल आरसी विद्या विहार हॉस्टल में एक गोलीबारी की घटना हुई, जहां 2 छात्र गंभीर हालत में पाए गए। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि हॉस्टल के गार्ड ने पहली मंजिल पर एक कमरे से शोर सुना था, जो अंदर से बंद था। वार्डन को सूचित करने के बाद उन्होंने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और 2 छात्रों को लहूलुहान पाया, जिसमें से एक छात्र की मौत हो चुकी थी और दूसरा घायल था। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस प्राथमिक जांच में पाया गया कि बंद कमरे में छात्रों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद एक छात्र ने दूसरे छात्र को रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारी के अनुसार रिवॉल्वर लाइसेंसी प्रतीत हो रही है। आज दिनांक 9 सितंबर 2025 को थाना नालिक पार्क पुलिस को सूचना मिली कि आरसीआई विद्या विहार हॉस्टल में 2 छात्र घायल अवस्था में हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में पता चला कि हॉस्टल का गार्ड जब बत्तियां बंद करने के लिए जाता है तो एक कमरे से कराने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने वार्डन की सूचना दी और पीछे से लोगों ने सीढ़ी लगाकर, चूँकि ये फर्स्ट फ्लोर पे कमरा था, शीशा तोड़कर अंदर गए तो 2 छात्र घायल अवस्था में थे, जिनमें एक की मृत्यु हो गई थी और दूसरा घायल था। घायल को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हो रहा है कि बंद कमरे में इन दोनों की आपस में किसी बात पे बहस हुई है और उसने एक ने रिवॉल्वर से दूसरे को गोली मारकर स्वयं भी सुसाइड कर लिया है। रिवॉल्वर प्रथम दृष्टया लाइसेंसी प्रतीत हो रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई कर चली है। पुलिस इस मामले पर हर तरह से जांच कर रही है और मौके से जुटाए गए सबूतों के आधार पर पता लगाया जा रहा है कि गोली किसने चलाई और इसके पीछे की क्या वजह रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।